हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स व बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज या मजदूरी निर्धारण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, श्रम की सेवाओं के बदले किए गए भुगतान को हम वेजेज या मजदूरी कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या कहता है, उसका कथन क्या है, किस तरीके से वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज को डिफाइन करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज या मजदूरी निर्धारण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किन मान्यताओं पर लागू होता है। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं कौन कौन सी हैं जिनके आधार पर यह थ्योरी लागू होती है। इसके बाद इस थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम पहले एक इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से देखेंगे कि एक उद्योग के दृष्टिकोण से किस तरीके से इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया जा सकता है या एक उद्योग के लिए इस सिद्धांत का क्या इंप्लीकेशन है। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम ए फर्म्स व्यू पॉइंट, यानी एक फर्म के दृष्टिकोण से हम इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज की इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, जिन आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है, और उसके पश्चात इन सिद्धांतों की आलोचनाओं को दूर करते हुए जो फर्दर जो सिद्धांत हैं, जैसे कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेज है या एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस है, ये जो सिद्धांत हैं किस तरीके से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज की क्रिटिसिज्म को यूज करते हुए उनको हम विकसित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज की जो है वो एक पुराना और महत्वपूर्ण सिद्धांत है मजदूरी निर्धारण का। सबसे पहले 1833 में एक जर्मन अर्थशास्त्री वॉन थुनेन ने इस सिद्धांत को अपनी एक पुस्तक द आइसोलेटेड स्टेट में दिया था, उसकी विवेचना की थी। लेकिन इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से विकसित करने का जो श्रेय है वो जेबी क्लार्क और पीएच विक्सट्रीड को जाता है, जिन्होंने ये कहा कि एक फर्म किसी लेबर की एक यूनिट को केवल उतनी ही पेमेंट करने के लिए तैयार होगी जितना वो उस फर्म की वेलबींग या यूटिलिटी में ऐड करता है। यानी एक फर्म जो है मजदूरी की दर का निर्धारण करते समय इस बात की तुलना करती है कि जितनी वो मजदूरी देता है और जो मजदूर की जो श्रम की जो अतिरिक्त इकाई है वो उसकी वेलबींग में कितनी वृद्धि करती है, इन दोनों को कंपेयर करता है। अगर जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो उसकी यूटिलिटी में एडिशन करती है वो ज्यादा है और उसकी जो कॉस्ट है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस वो कम है, तो उस कंडीशन में वो लेबर की सर्विसेज वो फर्म लेगी, अन्यथा नहीं लेगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फर्म 1 घंटे के लेबर को इसीलिए खरीदेगी क्योंकि उसकी जो बायर है उसके लिए जो उसकी कॉस्ट है और उसका जो प्रोडक्शन में एडिशन है इन टर्म ऑफ वैल्यू 1 घंटे के काम का, वो अगर ज्यादा होगा तो फर्म उसको खरीदेगी, अन्यथा वो उसको नहीं खरीदेगी क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए एक मजदूर को अगर एक फर्म 1 घंटे के लिए 100 रुपए के रेट से एम्प्लॉय करती है, लेकिन वो जो लेबर है उस फर्म में या जो फर्म लेबर की सर्विसेज को परचेज करने वाला है उसकी इनकम में 100 रुपए से कम का एडिशन करता है, तो उस कंडीशन में वो फर्म उस लेबर की यूनिट को परचेज नहीं करेगी, उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए अनप्रॉफिटेबल रहेगा, हानिकारक रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक अतिरिक्त मजदूर के लगाने से जो मार्जिनल यील्ड में होने वाली वृद्धि है, यानी उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, और जो इनपुट है यहाँ पे लेबर है उसको जो पे किया गया है वो कितना है, उन दोनों के बराबर उसको भुगतान किया जाएगा। अन्यथा अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो वो भुगतान नहीं होगा, यानी केवल उसी स्टेज पे भुगतान होगा। हालांकि जो लेबर है उसकी सर्विसेज फर्म यूटिलाइज करेगी, अगर उसकी जो वेजेज है यानी कॉस्ट टू फर्म है इन द फॉर्म ऑफ वेजेज और प्रोडक्शन टू एडिशन ऑफ द प्रोडक्शन है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ये अगर ज्यादा है और मजदूरी कम है तब भी उसको इंप्लाई करेगी, लेकिन उस स्टेज तक इंप्लाई करती रहेगी जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर
नहीं हो जाएंगे। तो ये बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस कहती है। यहाँ पे हमें जब हम वेजेस की बात करते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वेजेस जो हैं वो जहां मजदूरों के लिए इनकम है वही फर्म के लिए वो एक लागत है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब हम वेजेस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो श्रमिकों के लिए वो एक इनकम होगी, लेकिन जो फर्म उनको हायर करती है उनके लिए वो एक कॉस्ट होगी। इस कॉस्ट और इनकम को हम कंपेयर करेंगे। अगर फर्म देखती है कि जो उसकी कॉस्ट है और जो एडिशनल वैल्यू वो उस लेबर यूनिट से जनरेट करती है, उन दोनों को हर समय वो कंपेयर करेगी। ऐसा इसी फिलोसफी पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस लागू होती है। चलिए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस का स्टेटमेंट क्या है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टेट्स दैट अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार दिया जाएगा, यानी उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाएगा मजदूरी के रूप में। यानी हर समय फर्म जो है वो हर मजदूर को या हर श्रम की इकाई को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली मजदूरी देगी। बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस हमें ये कहती है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं और इसकी मान्यताओं को देखते हैं कि यह सिद्धांत किन किन मान्यताओं पर आधारित है। पहली इंपॉर्टेंट मान्यता है कि वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। इसका क्या अर्थ हुआ? वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता से हमारा क्या अभिप्राय है? वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता से हमारा अभिप्राय है कि श्रमिक जिन वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए हैं उस वस्तु का बाजार जो है वो पूर्ण प्रतियोगी है, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन है। यानी वो जो प्रोडक्ट है जिसको वो बनाते हैं वो मार्केट में एक ही रेट पे बिकता है, यानी उसका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है और कितनी भी अमाउंट उस प्रोडक्ट की मार्केट में बेची जा सकती है दी हुई कीमत पर। बेसिकली इसका मतलब ये है, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता से हमारा अभिप्राय है कि वस्तु की कीमत एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके साथ साथ जो दूसरे अजम्पशंस हैं, जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होगा। इसी तरीके से जब हम परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट या लेबर मार्केट कह सकते हैं यहाँ पे, कि जो श्रम बाजार है या जो साधन बाजार है वहां भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो लेबर है वो अपनी सर्विसेज एक दी हुई मजदूरी की दर पे कितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और इसके विपरीत फर्म जो है एक दी हुई मजदूरी की दर पे श्रमिकों की जितनी चाहे उतनी मात्रा ले सकती है, वो उनको हायर कर सकती है, वो अवेलेबल है। बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट ये कहता है कि प्राइस जो है वो स्थिर रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो स्थिर रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से जो फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जो हमारी मजदूरी की दर है वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी है वो एक समान होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बेसिकली ये जो अजम्पशन है हमें ये बताता है। इसके बाद अगला जो हमारा अजम्पशन है जो इंपॉर्टेंट है वो ये कहता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑपरेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है। यानी साधनों की जो संयोग, साधनों का जो संयोग है, साधनों का जो यूज है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में किया जा सकता है। यानी 2 मशीनों पे 4 मजदूर भी लगाए जा सकते हैं और उत्पादन के लिए 3 मशीनों पे 1 मजदूर भी लगाया जा सकता है। यानी अलग अलग प्रोपोर्शन में यूज करते हुए भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बताता है और वो ऑपरेट करता है, ऐसा हमने पहले से मान लिया है। यानी साधनों की अलग अलग इकाइयों को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं, ये ऐसा हमने पहले मान लिया है। इसके बाद जो मजदूर हैं, जो श्रम है, श्रम की प्रत्येक इकाई होमोजीनियस है, यानी उनकी स्किल्स एक जैसी हैं, उनका हम डिफरेंस नहीं कर सकते एक मजदूर से दूसरे मजदूर में। यानी प्रत्येक इकाई या हर लेबर जो है वो 1 घंटे में एक जैसा काम करता है, उसमें उनके कंट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं होंगे। यानी सभी लेबर जो है वो समरूप हैं, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एक समान है, उसमें अंतर नहीं है। इसके साथ साथ हमने ये भी मान लिया है कि जो लेबर सर्विसेज हैं वो डिविजिबल हैं, यानी जो फैक्टर इनपुट है वो डिविजिबल है, उसके
छोटे छोटे हिस्से किए जा सकते हैं। वो स्थिर नहीं है, उसके अलग अलग हिस्से किए जा सकते हैं, यानी छोटे छोटे भागों में अलग अलग यूनिट के रूप में वो यूज हो सकते हैं। जैसे कि एक घंटे का हम श्रम ले लें, उसको डिवाइड किया जा सकता है। चौथी जो एजम्पशन है वो ये है कि श्रम जो है वो गतिशील है। गतिशील है तभी तो वो फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, तो इसका मतलब ये है कि श्रमिक जो है वो गतिशील है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जा सकता है, यानी इसके कारण मजदूरी की दर के एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जहां मजदूरी की दर ज्यादा होगी, लेबर वहां मूव करके चला जाएगा, और इस मूवमेंट के कारण पूरे बाजार में एक समान मजदूरी की दर का निर्धारण होगा। इसके साथ साथ लेबर कुछ हद तक दूसरी इनपुट के लिए सब्स्टिट्यूटेबल भी है। जैसा कि हमने कहा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम तभी यूज करेंगे जब लेबर जो है वो दूसरी इनपुट से सब्स्टिट्यूट किया जा सके। इसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का हमने अजम्पशन है उसको यहाँ पे लिया है, यानी साधनों को पूर्ण रोजगार मिल रहा है, यानी जितने भी लेबर हैं उन सारों को काम मिला हुआ है, कोई भी निठल्ला नहीं बैठा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज। यहाँ पे हम लेबर की बात करेंगे, लेबर जो है वो फुली एम्प्लॉयड है। इसके बाद जो प्रोडक्शन की टेक्निक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, वो एक समान रहती है, यानी उत्पादन का तरीका एक समान रहता है। ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन है हमारा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर किसी कारण से टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो जो मजदूर है, पहले वाला ही मजदूर अब ज्यादा उत्पादन करने लग जाएगा, यानी उसकी जो उत्पादकता में वृद्धि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के कारण बढ़ सकती है। यानी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हो सकता है ऑपरेट ना करे अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को हम स्थिर ना माने। तो ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करता है, यानी जो जो हम एक साधन की अतिरिक्त इकाइयों को प्रयोग करते जाएंगे, यानी श्रमिकों की जब हम ज्यादा मात्रा यूज करेंगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है एडिशनल प्रोडक्शन में वो घटता जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लो हमने 2 मजदूर लगाए तो 15 यूनिट का प्रोडक्शन है, 3 मजदूर लगाए तो 20 यूनिट का प्रोडक्शन है, तो 2 से 3 में एडिशन हमारा 5 यूनिट का हुआ। लेकिन जब हम चौथा मजदूर लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें जो बढ़ोतरी है वो 23 यूनिट की हो, तो इसका मतलब चौथे लेबर के कारण केवल 3 यूनिट की बढ़ोतरी होगी। यानी जो जो हम एक साधन की ज्यादा मात्राओं का प्रयोग करेंगे उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो घटता जाता है, यानी घटती सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत लागू होगा। ये हमने अज्यूम कर लिया है, ये हमने पहले से मान लिया है। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ की कंसेप्ट्स को जानना जरूरी है, कुछ मुख्य अवधारणाओं को समझना जरूरी है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को 3 तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, 3 तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दूसरा हो सकता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जिसको हम VMPL से लिखेंगे, और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर जिसको हम MRPL से लिखेंगे। अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है? जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 2 लेबर काम करते हैं तो 15 यूनिट का प्रोडक्शन है, 3 लेबर अगर काम करते हैं तो 20 यूनिट का प्रोडक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे लेबर के कारण कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 5 यूनिट का। ये बेसिकली 5 यूनिट क्या है? उसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, यानी जो भौतिक उत्पादन की मात्रा है उसमें जो वृद्धि होती है। जैसे कि मान लो ये जो मैंने 15 और 20 बताए, मान लो मैं पेन की बात कर रहा हूं कि 2 मजदूर 15 पेन बनाते हैं आधा घंटे में, 3 मजदूर 20 पेन बनाते हैं, तो जो तीसरा मजदूर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 5 पेन हुआ। यानी ये उसका मार्जिनल भौतिक रूप से जो एडिशन है वो 5 रुपए हुआ, तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यहां हम लेबर की बात कर रहे हैं कि एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को लगाएंगे तो प्रोडक्शन में वृद्धि कितनी होगी? भौतिक रूप से। दूसरा, ये जो 5 यूनिट की वृद्धि हुई इसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट था ये था ना 5 यूनिट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्राइस से। इसका प्राइस क्या है? मान लो प्राइस है इसका 4 रुपए, तो उस कंडीशन में VMPL कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 20, यानी P जो है वो AR कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन है तो P और, हालांकि P और AR तो हमेशा बराबर होते हैं, एवरेज प्राइस जो है,
प्राइस अगर इसको हम एवरेज प्राइस लें तो वो AR के बराबर होगा। तो AR इंटू MPP/L के रूप में भी लिख सकते हैं। ये है हमारा VMPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से MRPL, जैसे ये एडिशनल 5 यूनिट हुआ, अब ये जो 5 यूनिट हमने बेची, तो ये अगर हम परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम नहीं करते हैं, अगर परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम करते हैं तो 500 यूनिट जो है वो एक ही प्राइस पे बिकेंगे, जैसे मैंने 4 रुपए मान लिया था। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन का अजम्पशन हम नहीं लेते हैं तो हमें पता है जब भी हम ज्यादा मात्रा में वस्तुओं को बेचेंगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। हो सकता है जो 5 यूनिट बिके उसकी कीमत कम होकर 3 रुपए 50 पैसे हो जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको AR से या P से नहीं करेंगे, वो हम MR से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी MRPL जो है वो होगी MR इंटू MPPL। इन 3 कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। आइए अब हम एक उद्योग के दृष्टिकोण से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को देखते हैं। एक उद्योग के दृष्टिकोण से परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो दी हुई होगी, यानी अगर हम पूरी इकोनॉमी की अगर कल्पना भी करें तो पूरी अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ लेबर दी हुई है। इसी तरीके से एक उद्योग के लिए भी हम ये मान के चलते हैं कि उसकी सप्लाई ऑफ लेबर दी हुई है। उसका कारण यह है कि एक खास उद्योग में एक खास तरीके के लेबर काम करते हैं और उनकी सप्लाई जो है वो स्थिर है। जैसे इकोनॉमी में पॉपुलेशन डिसाइड करेगी कि टोटल सप्लाई कितनी है, इसी तरीके से एक इंडस्ट्री में भी सप्लाई दी हुई है, उसमें कोई यानी सप्लाई कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसके बाद जो लेबर का डिमांड कर्व है वो हर फर्म जो लेबर की डिमांड करती है उसका हॉरिजॉन्टल समेशन के द्वारा उसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। यहां ध्यान रखना है कि फर्म का डिमांड कर्व हम सीधा उनको फर्म के डिमांड कर्व को जोड़ के हम इंडस्ट्री का डिमांड कर्व सीधा नहीं निकाल सकते, लेकिन बेसिकली उसको हॉरिजॉन्टल जो समेशन है उससे ड्राइव किया जा सकता है और वो लेबर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो इंडस्ट्री में हमारा जैसे मैंने अभी बताया VMPL और MRPL बराबर होगा, क्योंकि VMP था हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट यानी AR इंटू MPP और ये था MR इंटू MPP। क्योंकि AR और MR बराबर है इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरीके से हमने फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन माना है तो जो मजदूरी की दर है वो स्थिर रहेगी, इसलिए जो औसत मजदूरी है और जो सीमांत मजदूरी है वो एक समान होगी, यानी AW वुड बी इक्वल टू MW। ये परफेक्ट कंपटीशन के दृष्टिकोण से इस तरीके से हम देख पाएंगे कि अगर एक टेबल हम बनाएं तो यहां पे हमने लेबर की अमाउंट ली है पहले कॉलम में, टोटल प्रोडक्ट मान लो 10 है पहले लेबर का, और वेज रेट हमने स्थिर मान लिया। स्थिर मानेंगे क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन पहले से मान लिया, यानी वेज रेट 20 ही रहेगा। अब अगर दूसरी यूनिट को हम इंप्लाई करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट हमारा 16 हो गया। इसका मतलब जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो कितना होगा, टोटल प्रोडक्ट में डिफरेंस कितना आया, डेल्टा TP 6, डेल्टा L 1, यानी 6/1 6। 6 यूनिट का हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया एक दूसरे यूनिट के लेबर को जब हमने इंप्लाई किया। अब अगर हम ये मान लें कि जो प्राइस है वो 5 रुपए है, स्टेबल है, 5 रुपए है, प्रत्येक यूनिट 5 रुपए की बिकेगी, क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन माना है तो ये 5 ही रुपए रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 6 गुना 5 30 रुपए हमारा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी हो गया या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। वेज रेट कितना है 20, यानी वेज रेट हमारा कम है, MRP ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम उस लेबर को एम्प्लॉय करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये कहती है कि जब भी हम एक एडिशनल लेबर को लगाएंगे, एक अतिरिक्त मजदूर को या श्रम की यूनिट को काम पे लगाएंगे, तो हम ये देखते हैं कि वो उस फर्म में कंट्रीब्यूट कितना करता है। ये जो दूसरा लेबर हमने लगाया वो फर्म को 30 रुपए कमा के देता है और फर्म उसको मजदूरी देती है 20 रुपए, तो इसका मतलब फर्म को उसे एम्प्लॉय कर लेना चाहिए। नेचुरल है कि 20 रुपए मजदूरी देके फर्म को अगर वो 30 रुपए कमा के देता है तो उस लेबर की यूनिट को हम यूज कर लेंगे। अब अगर हम तीसरा लेबर लगाते हैं तो जो तीसरा लेबर है वो फर्म में कंट्रीब्यूट करेगा फिजिकल में 5 एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, और 5 रुपए क्योंकि प्राइस है तो ये एडिशनल यूनिट के कारण जो MRP होगा वो 25 रुपए होगा और हमारी वेज रेट 20 रुपए है। यानी जब हमने तीसरा मजदूर काम पे लगाया तो वो हमारे जो फर्म है उसको कमा के देता है 25 रुपए, लेकिन फर्म को उसे देने पड़ते हैं 20 रुपए, तो फर्म तीसरे लेबर को भी हायर करेगी। अगर हम फिर चौथा लेबर निकालते हैं तो देखते हैं क्या होगा। चौथा लेबर
आने से मार्जिनल प्रोडक्ट है 4 यूनिट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि प्राइस 5 रुपए है, इसलिए जो चौथा मजदूर है वो फर्म को कमा के देगा 20 रुपए, और फर्म उसको मजदूरी के रूप में भी 20 रुपए देगी, तो इस लेबर को भी हायर किया जा सकता है। अगर हम 5वीं यूनिट को हायर करते हैं तो अब देखिए क्या होता है। ये लेबर 3 यूनिट के प्रोडक्शन में वृद्धि करता है, 5 रुपए क्योंकि प्राइस है तो 15 रुपए कमा के देगा, और उसको मजदूरी देनी पड़ेगी हमें 20 रुपए। तो इस लेबर की यूनिट को हम इंप्लाई नहीं करेंगे। बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यही कहती है कि हमें किसी एक फर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं अभी हम, कि एक फर्म तब तक लेबर को इंप्लाई करेगी जब तक उस लेबर को इंप्लाई करने से जो मजदूरी की दर वो देती है उसके फलस्वरूप जो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट है, यानी जो लेबर कमा के देता है, वो उसके बराबर हो जाएगा, तब तक इंप्लाई करती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर यूनिट के बाद एक एडिशनल लेबर जब भी फर्म हायर करेगी तो वो दोनों चीजों को कंपेयर करेगी कि वो उसके रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी में, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कितना करता है और कितना उसको पे किया जाता है। यानी एमडब्ल्यू और एमआरपी हर समय कंपेयर की जाएगी, और इस कंपैरिजन से आप देख सकते हैं 3 यूनिट से ऊपर वो आराम से इंप्लाई करेगा, क्योंकि यहां पे एमआरपी ज्यादा है एमडब्ल्यू से। चौथी यूनिट में दोनों बराबर हैं, तो जो मजदूरी की दर का निर्धारण होगा वो 5वीं यूनिट होना चाहिए, यानी हर मजदूर को 20 रुपए के बराबर मिलेगा। तो ये बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन हम इंडस्ट्री व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, तो पहले हमने एक फर्म के लिए देखा। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन से फर्म का डिमांड कर्व निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस पे लेबर है और वाई एक्सिस पे वेजेज और एमआरपी है, जो हमने अभी लिया था। पहला लेबर लगाने से एमआरपी में कितनी बढ़ोतरी हुई, दूसरे लेबर लगाने से एमआरपी में कितनी बढ़ोतरी हुई, यहां हमने दिखाया है। अगर इसको हम प्लॉट करें तो दूसरी यूनिट लगाने से हमारा जो रिवेन्यू प्रोडक्ट था वो 30 रुपए बढ़ गया था। ठीक है, तो 30 रुपए हमारा, यानी 30 रुपए में दूसरे लेबर को लगाया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम अगर तीसरी यूनिट तब लगाएंगे जब कंट्रीब्यूशन हमारा प्रोडक्ट में 25 रुपए होगा, यानी तीसरी यूनिट के लिए जो प्राइस होना चाहिए, यानी जो 25 रुपए वेज हम तब देंगे जब उसका एमआरपी 25 रुपए होगा, और वो कौन से मजदूर का है, तीसरे का। इसी तरीके से इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। अब अगला पॉइंट ले लेते हैं 4th यूनिट का, जिसको हमने नाम दिया आर। अभी हमने 5th लिया जिसको हमने नाम दिया एस। ये पी क्यू आर एस क्या है, बेसिकली पी क्यू आर एस ये एमआरपी को दिखाता है कि जो दूसरा मजदूर है उसकी एमआरपी 30 रुपए, तीसरे मजदूर की एमआरपी 25, चौथे की 20, 5वें की 15। और इसी तरीके से 5वें मजदूर के लिए जो फर्म है वो 15 ही रुपए देने के लिए तैयार होगी, उससे ज्यादा नहीं देगी, क्योंकि हमने क्या बोला कि जितना उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है केवल उतना भुगतान करेगी। तो इस तरीके से ये जो कर्व है, जो पी क्यू आर एस को हम मिलाएंगे तो बेसिकली ये डिमांड कर्व होगा, और ये एमआरपी एल और वीएमपी एल के बराबर होगा। तो ये एक फर्म का डिमांड कर्व निकाला मैं हमने अभी। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस फर्म के डिमांड कर्व से हम इंडस्ट्री का डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। जैसे कि 30 रुपए में ये फर्म इतना लेबर को इंप्लाई करती है, 2 यूनिट है बेसिकली, नीचे आप देख सकते हैं। अब 30 यूनिट पे उस उद्योग की जो सारी फर्में हैं वो कितने लेबर को इंप्लाई करेंगी, वो इस लाइन से हमने दिखाया। यानी इतना लेबर इंप्लाई करेंगे अगर उसको 30 रुपए में सारी फर्मों का अगर लेबर की डिमांड को जोड़ दिया जाए तो। ये हॉरिजॉन्टल समेशन अगर हम करें, 25 रुपए में सारी फर्में कितनी डिमांड करेंगी, वो हमने के पॉइंट से दिखाया। 20 रुपए अगर मजदूरी की दर है तो उस लेबर को सारी फर्में, उस लेबर की सारी फर्मों की मांग कितनी होगी। यहां पे हम सब में उनको जोड़ रहे हैं, सारों को जोड़ रहे हैं, जितने भी फर्में हैं। ये एक फर्म का निकाला था। अब हर मजदूरी की दर पे सारी फर्मों के जो लेबर की डिमांड है उसको जोड़ देंगे, तो हमारा जो कर्व आएगा वो जे के एल एम को मिलाते हुए आएगा, यानी जो एमआरपी है वो जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से डिमांड कर्व आएगा एक उद्योग के दृष्टिकोण से। ये उद्योग का डिमांड कर्व आ गया। ये हमने कैसे निकाला, फर्मों के डिमांड कर्व को हमने सबमिट कर दिया, तो वहां पे हमारा इंडस्ट्री का लेबर का डिमांड कर्व आ गया, डीएल आ गया। अब हमें देखना है कि मजदूरी का दर का निर्धारण कैसे होगा। जैसा कि हम देखते आए हैं, ये हमारा डीएल है। सप्लाई जो है वो हमने पहले से फिक्स मान ली थी कि इस इंडस्ट्री में सप्लाई जो है वो ओएस के बराबर होगी, उसमें चेंज नहीं होगा। तो मजदूरी की दर का निर्धारण कैसे होगा, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, ये डिमांड ऑफ लेबर है, दोनों एक दूसरे को कहां पे काटेंगे, ई पॉइंट पे काटेंगे। यहां ध्यान रखना, जब मैं डिमांड ऑफ लेबर कह रहा हूं तो ये बेसिकली एमआरपी को दिखाता है। तो यहां पे मजदूरी की दर का निर्धारण कितना होगा,
OW के बराबर मजदूरी की दर का निर्धारण होगा। यानी OW पे क्या होगा, जो MRP है यहाँ ई पॉइंट पे जो MRP है इसका उसे दिखाई, और जो मजदूरी की दर है वो एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी वेजेस जो हैं ई पॉइंट पे वो MRP के बराबर होंगी। तो इस तरीके से एक उद्योग के द्वारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी को यूज करते हुए कीमतों का निर्धारण किया जाएगा। अब हम देखते हैं एक फर्म के दृष्टिकोण से, ये हमने एक उद्योग के दृष्टिकोण से देखा। एक फर्म के दृष्टिकोण से अगर हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक फर्म के दृष्टिकोण से जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब ये ध्यान देना कि हमने एक इंडस्ट्री की जब बात की थी तो हमने कहा था उसका सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, लेकिन एक फर्म के लिए वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उद्योग ने जो मजदूरी की दर का निर्धारण करके दे दिया, 20 रुपए करके दिया। अब हमने ये पहले से मान लिया कि 20 रुपए में उस श्रम की कितनी भी इकाइयां परचेज की जा सकती हैं। जो एक यूनिट श्रम है वो 20 रुपए में कितना भी परचेज किया जा सकता है, इसलिए उसका जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक है, जब एक बार इंडस्ट्री ने रेट डिटरमाइन कर दिया तो जो फर्म है वो कितनी भी मात्रा में जितना चाहे उतना लेबर यूज कर सकती है जितना उसको प्रोडक्ट में जरूरत है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता है तो वहां पे जो फर्म है वो वेज रेट डिसाइड नहीं कर सकती, यानी फर्म जो है वो वेज रेट टेकर होगी। जैसे कि प्रोडक्ट मार्केट में हमने जब डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन तो कहा था फर्म प्राइस टेकर होगी। यहां पे फर्म जो है वो वेज रेट उद्योग ने निर्धारित कर दिया, उतना वेज रेट उसको देना पड़ेगा। फर्म जो है वो केवल क्वांटिटी ऑफ लेबर डिसाइड कर सकती है कि वो कितने मजदूरों को काम पे लगाएगी। फर्म का संतुलन हम उसी दृष्टिकोण से देखेंगे, केवल एक चीज के निर्धारण से देखेंगे कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर को इंप्लाई करेगी। अब ये क्वांटिटी ऑफ लेबर किस तरीके से डिसाइड होगी? ठीक है, वो जो फर्म के इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डिसाइड होगी। अब आइए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं। ये हमारा लेबर है, ये हमारा वेज रेट है। पहली कंडीशन है कि मजदूरी की दर जो है वो VMPL के बराबर होनी चाहिए। चलो मजदूरी की दर लगाते हैं। मान लो मजदूरी की दर हमारी OW है, OW मजदूरी की दर है, ये हमारा VMP है। बेसिकली अब तक हमने इसको ये वाला पोर्शन देखा था, लेकिन जो शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ सकता है इनिशियली, जैसे कि अगर आपने मार्जिनल प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो देखा था उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो पहले बढ़ता था फिर घटता था, तो इसी हिसाब से वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या MRP भी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी ये सेप होगी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहली कंडीशन क्या है कि फर्म मजदूरी की दर का निर्धारण वहां होगा जब W और VMPL एक दूसरे के बराबर होंगी। अब ये दो पॉइंट पे ये कंडीशन पूरी हो रही है, एक R पॉइंट पे और एक E पॉइंट पे। ये ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट पे पहली कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है कि जो W है वो MPL के बराबर है, यानी वो OM मजदूरों को काम पे लगाएगी तब भी W और VMPL बराबर होंगे, और वो ON मजदूरों को काम पे लगाएगी तब भी हमारा W और VMPL एक दूसरे के बराबर होंगे। R और E दोनों पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन पहली कंडीशन जो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि VMPL जो है वो गिरता हुआ होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, जो E पॉइंट पे पूरी होती हैं, इस तरीके से हमने क्या बताया था, एक फर्म को इक्विलिब्रियम में क्या देखना है, उसे ये डिसाइड करना है कितने मजदूरों को काम पे लगाना है, तो वो E पॉइंट पे पूरा हो जाएगा, वो ON मजदूरों को काम पे लगाएगी। ठीक है, यहां दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो वहां VMPL या MRP घटता हुआ होना चाहिए। यहां बढ़ रहा है, यहां घट रहा है, यानी ऊपर से काटना चाहिए। जो WW कर्व है उसको MRP कर्व ऊपर से काटते हुए होना चाहिए, वो संतुलन का बिंदु होगा। फर्म ON मात्रा में लेबर को इंप्लाई करेगी। अगर मान लो फर्म किसी कारण से ON से कम या ज्यादा लेबर इंप्लाई करती है तब क्या होगा, ये देखा हमने। ये जो है आपका अगर ARP यहां आएगा तो इस कंडीशन में फर्म को जो है सामान्य लाभ मिलेंगे। AW और ARPL एक दूसरे के बराबर होंगे और फर्म को सामान्य लाभ मिलेंगे, यानी जो उसकी औसत मजदूरी है और उसकी औसत रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो एक दूसरे के बराबर है। या आप ये कह सकते हैं इसका जो MW है या MRPL है वो एक दूसरे के बराबर है। अगर अब हम ये कहें कि फर्म जो है वो ज्यादा मात्रा में लेबर को हायर करती है, हमने कहा था ना ON मात्रा में करना चाहिए, मान लो फर्म ने OP मात्रा में लेबर को हायर किया, तब क्या होगा? इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट है वो यहां है और उसको मजदूरी हम ज्यादा देते हैं, यानी मजदूरी की दर तो ज्यादा हो जाएगी, और जो उसका मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट है, सॉरी इसको यहां से यहां समझिए आप, ये H पॉइंट यहां है, तो इस कंडीशन में MW जो है वो हमारा ज्यादा है
और एमआरपी कम है, यानी फर्म श्रमिकों को मजदूरी तो ज्यादा देती है लेकिन उनका योगदान है वो कम है। यानी अगर वो 20 रुपए मजदूरी देती है, लेकिन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है लेबर, जो लास्ट वाला लेबर है, वो मान लो 15 यूनिट का कर रहा है, तो उसको हायर नहीं करेगी तो क्या होगा, वो लेबर को कम हायर करना शुरू करेगी। तो ये जो पी पॉइंट है ये अपने लेफ्ट में मूव होना शुरू होगा और वो तब तक मूव होता रहेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ जाते, जहां पर दोनों कंडीशन पूरी होती हैं। इसी तरीके से अगर हम कम मात्रा में लेबर को हायर करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा और जो हमारा मार्जिनल वेजेस है वो कम होंगी, फर्म को प्रॉफिट मिलेगा और फर्म जो है वो ज्यादा मात्रा में लेबर को हायर करेगी, क्योंकि जो लेबर है जो कमा के देता है वो ज्यादा है और लेबर को हमें पे कम करना पड़ता है। तो एडिशनल लेबर अगर हम यूज करेंगे तो फर्म को लाभ होगा, इसलिए वो एडिशनल लेबर यूज करना शुरू करेगी और ये क्वांटिटी जो है वो राइट में शिफ्ट होकर तब तक बढ़ती जाएगी जब तक हम वापस ई पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। ई पॉइंट कौन सा पॉइंट है, फर्म के इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यानी एक फर्म के दृष्टिकोण से पहली बात हमने ये की, फर्म को ये डिसाइड करना है कि वो कितने लेबर को काम पे लगाएगी और इसको डिसाइड करने के लिए दो शर्तें हैं, जहां पे ये दोनों शर्तें पूरी होंगी कि एक तो वीएमपी एल और एमआरपीएल बराबर होनी चाहिए एमडब्ल्यू के, और दूसरा ये ऊपर से काटते हुए होना चाहिए। तो ये था एक फर्म के दृष्टिकोण से संतुलन। आइए अब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की कुछ आलोचनाओं को देखते हैं। सबसे बड़ी आलोचना इसकी ये है कि जो हमने परफेक्ट कंपटीशन का जम्पशन लिया है वो अव्यवहारिक है, वो अनरियलिस्टिक है। दूसरा, ये जो थ्योरी है ये केवल मांग पक्ष पर ध्यान देती है, पूर्ति पक्ष की अवहेलना करती है। तीसरा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को मापने में हमें कठिनाई आती है क्योंकि जो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके कंट्रीब्यूशन को सेपरेट करना काफी मुश्किल है। इसके साथ साथ फैक्टर्स जो हैं वो हर बार वेरिएबल प्रोपोर्शन में यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक सिलाई मशीन के साथ केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है, यानी फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होते हैं, जहां ये थ्योरी काम नहीं करेगी। इसके साथ साथ ये जो थ्योरी है स्थिर दशाओं पर लागू के अजम्पशन पे लागू होती है, बाकी वास्तविक जीवन जो है वो गत्यात्मक है, डायनेमिक है, वो स्थिर नहीं है। इसके साथ साथ ये जो सिद्धांत है वो एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस को इग्नोर करता है, यानी वेजेस जो हैं वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकती हैं, इस संभावना को ये शामिल नहीं करता है, लेकिन ये एक रियलिटी है। इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन की जो बार्गेनिंग पावर है उसको ये इग्नोर करता है। सौदेबाजी जो करती है ट्रेड यूनियन मजदूरी के निर्धारण में उसको शामिल नहीं करता है। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है वो ज्वाइंट एफर्ट है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उनके कंट्रीब्यूशन को अलग अलग करके मापना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही एंटरप्रेन्योर भी एक लेबर है, उसका प्राइस यानी प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन होगा ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस एक्सप्लेन नहीं करती है। आइए कुछ अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। पहला है आपका, आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा कि हमने देखा था वीएमपी बराबर होता है एमपीपी इनटू प्राइस, यानी ए वुड बी द करेक्ट आंसर। दूसरे का अगर हम देखें कि कब तक एक लेबर को हायर करेगी एक फर्म और किन चीजों को कंपेयर करेगी, हमने अभी भी डिस्कस किया था। एक फर्म हायर करते समय वेज रेट और वीएमपी को ध्यान में रखती है, तो बी वुड बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ एक फर्म तब तक लेबर को हायर करेगी जहां तक, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, डी वुड बी करेक्ट आंसर, जहां पर वेजेस इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इसके साथ साथ एक फर्म का डिमांड कर्व जो है वो किसके बराबर होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था, वो एमआरपी के द्वारा निर्धारित होता है, तो ए वुड बी द राइट आंसर। इसी के साथ साथ अगर एक फर्म का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो फर्म का जो लेबर कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ए में शिफ्ट होगा। ये ध्यान रखना कि जो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, वेज रेट चेंज होने से वो शिफ्ट नहीं होता है, जैसा कि अगले एमसीक्यू में हमने बताया था। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो अलोंग द कर्व होगा, वो शिफ्ट नहीं होगा, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। एक फर्म कब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, कुछ कंडीशन दी हुई है, ये हमने डिस्कस की थी। ए वुड बी द करेक्ट आंसर, एमआरपी इज इक्वल टू वेज रेट। इसी तरीके से अगर किसी कारण से टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता है तो उसके कारण वेज भी राइज करेंगी। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्य पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।